पहली बार एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया गया है, जो कि अब तक की सभी मिसाइल के मुकाबले ज़्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और ये टर्मिनल फेज में जाके भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। भारत और चाइना की बॉर्डर में अभी ह्यूमन के अलावा एआई, रोबोटिक्स और अनमेन्ड ड्रोन्स की मदद से निगरानी करने का फैसला किया गया है। रशिया की तरफ से अब एक नई शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसको रशिया यूरोपियन ओरिजिन एसराम IRST या फिर अमेरिकन ओरिजिन M9X मिसाइल से भी बेहतर बता रहा है। क्या तेजस MK2 की नई मॉडल में इंटरनल कैनन को हटाकर एक्सटर्नल कैनन को फिट करने का प्लान किया गया है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। और अंत में लद्दाख में चाइना की टाइप 15 और टाइप 99 क्लास के टैंक्स को काउंटर करने के लिए क्या भारत आगे चल के रशिया से T-14 अरमादा टैंक्स को खरीदने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हाइपरसोनिक वेपन्स को लेके। एरो इंडिया शो के दौरान एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक इंडिजिनस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था। इस व्हीकल को अभी एक इंडियन डिफेंस एंड स्पेस स्टार्टअप कंपनी की तरफ से डेवलप किया गया, जिसका नाम HTNP इंडस्ट्रीज है, और जिस वेपन को इन्होंने डेवलप किया है उसका नाम HGF 202F रखा गया है, और इसके एक स्केल मॉडल को अभी एरो इंडिया शो के दौरान भी डिस्प्ले किया गया था। HTNP इंडस्ट्रीज का कहना है कि यह मिसाइल हमारी किसी भी एग्जिस्टिंग मिसाइल के मुकाबले ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, और अभी तक जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल री एंट्री व्हीकल बनाए गए हैं उन सभी के मुकाबले ये मिसाइल ज्यादा मैन्यूवरेबल होने वाला है, और इतना मैन्यूवरेबल होने वाला है कि लास्ट मोमेंट में जाके भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने वाला है, और इसकी रेगुलर पाथ पूरी तरीके से अनयूजुअल होने वाली, यानी कि इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, जिस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। इसको डेवलप करने वाले कंपनी का यह भी क्लेम है कि एक मीडियम रेंज की मिसाइल होने वाली है, लेकिन इसका स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड की टॉप ऑफ द लाइन सेगमेंट में आने वाली है, और अगर इसको भारत से लॉन्च किया जाता है तो ये कम से कम 5000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है, जिसमें लगभग पूरा का पूरा चाइना, आधा रशिया, आधे से ज्यादा यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री भी होने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मिसाइल लॉन्च होने के बाद 20 मिनट के अंदर ही कवर करने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बॉर्डर में पिछले 8 से 9 महीनों के अंदर भारत और चाइना के बीच फेसअप चल रहा है, और स्पेशली भारत और चाइना की बॉर्डर कई जगहों में ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे जवानों को डिप्लॉय करके रखा नहीं जा सकता है। इसी वजह से अभी इनमें अनमेन्ड प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा है, जो कि हमारी बॉर्डर में निगरानी रखने के काम करने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि हम हमेशा ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को LOC की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो टेरेन है वो काफी खतरनाक है, जिस वजह से हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए नए सिस्टम को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है, जिसमें हमारे सभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ साथ नए ड्रोन्स और अनमेन्ड प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट किया जा रहा है। इनमें माइक्रो ड्रोन से लेके मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस और हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं। अभी इजराइल से भारत 3 से 4 सैटेलाइट कम्युनिकेशन एनेबल हेरॉन ड्रोन्स को भी लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही अभी DRDO की तरफ से अपनी बॉस यानी कि बॉर्डर ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम को भी ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको आगे चल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किया जाएगा। पिछले महीने ही आर्मी की तरफ से 140 करोड़ की कीमत में स्विच ड्रोन को एक्वायर किया गया था, जिनको स्पेशली लद्दाख में तैनात किया गया है, और ऐसे ड्रोन हर एक इन्फेंट्री यूनिट में मौजूद रहने वाली, जो कि उनको बैटलफील्ड के बारे में रियल टाइम डाटा दिखा सकते हैं, और ये दुश्मन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने के लिए उनको काफी मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और यूक्रेन को लेके। रिसेंटली यूक्रेन के यूक्रोबोरोनप्रोम के डायरेक्टर यूरी सुसाएब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो अभी इंडियन डिफेंस मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भारत में ही अपने डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लाने की और प्रोड्यूस करने की कोशिश करने वाले हैं। इसी साल अप्रैल में ही यूक्रेन की डेलीगेशन टीम भारत के गश्त पर आने वाली है, जिस दौरान दोनों दूसरे के बीच बायलैटरल रिलेशन को लेकर और डिफेंस डील को लेकर काफी सारे मुद्दों को लेकर बातचीत किया जाएगा। और अभी एरो इंडिया शो के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स के साथ यूक्रोबोरोनप्रोम की तरफ से जो भी प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन किया गया था उसको भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के पास फॉरवर्ड किया जाने वाला है।
अभी यूक्रेन के साथ 4 MOU को साइन किया गया था जिसकी कीमत लगभग $70 मिलियन के आसपास की थी। इसी बीच यूक्रेन की तरफ से भारत को उनकी AN-178 एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया जो कि एक मीडियम क्लास की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी रेंज इतना बेहतर नहीं है तो हो सकता है इसमें भारत कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला है। वहीं पर यूक्रेन अभी भारत की AN-32 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के साथ साथ यूक्रेनियन R-27 मिसाइल को भी भारत को ऑफर करे, लेकिन यहाँ पर भी कम चांसेस है कि भारत रशिया के बदले यूक्रेन से इनको खरीदने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट शॉर्ट रेंज की मिसाइल को लेके। रिसेंटली यूरेशियन टाइम में इसको लेकर रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया है कि रशिया की तरफ से एक नई शॉर्ट रेंज की मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है जिसको रशिया अभी यूनाइटेड स्टेट की M9X साइडविंडर मिसाइल से भी बेहतर बता रहा है। अब नॉर्मली एयर टू एयर मिसाइल 2 तरह के होते हैं, एक रडार गाइडेड होता है और एक इंफ्रारेड गाइडेड होता है, और इनमें से आमतौर पर रडार गाइडेड मिसाइल को BVR एंगेजमेंट के लिए और हीट सीकिंग मिसाइल या फिर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को क्लोज रेंज के एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो क्लोज रेंज की मिसाइल होते हैं नॉर्मली विजुअल रेंज के अंदर ही फायर किए जाते हैं और डॉग फाइट के दौरान ये सबसे पॉपुलर मिसाइल होते हैं। अभी तक डेवलप किए गए सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरी की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो मिटियोर मिसाइल का नाम आता है जो कि एक BVR मिसाइल है, लेकिन उसको छोड़ के अगर क्लोज रेंज मिसाइल की बारे में बात करें तो उनमें IRST, उसके बाद M9X साइडविंडर, उसके बाद एसराम मिसाइल का नंबर आता है। लेकिन रशिया की वर्तमान की R-73 मिसाइल भी काफी बेहतर मिसाइल है, लेकिन फिर भी इसको अगर M9X मिसाइल के साथ कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले थोड़ा पीछे पड़ सकता है। अभी रशिया की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी अपने इज़दली 300 प्रोजेक्ट के अंदर एक नई क्लोज रेंज की मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं जो कि M9X मिसाइल या फिर IRST मिसाइल को टक्कर देने वाला है। इस मिसाइल के बारे में कुछ ही दिन पहले रशिया के एक टॉप डिफेंस मैगजीन में कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, लेकिन कहीं पर भी इस मिसाइल की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया था। लेकिन इसको रशिया अपनी R-73 सीरीज की मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे डेवलप कर रहा है और शायद इसको रशिया अपनी फ्यूचर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल करने के लिए डेवलप कर रहा है। इसमें अब एक कंप्लीट नए सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी रेंज R-73 मिसाइल के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके है। हमारे एक टॉप डिफेंस साइट में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि एरो इंडिया शो के दौरान तेजस MK2 की जो नई मॉडल डिस्प्ले किया गया था उसमें कहीं पर भी इंटरनल गन पॉड को दिखाया नहीं गया था, जबकि इसकी पिछले मॉडल में एक इंटरनल गन को रखने का फैसला किया गया था जो कि बेसिकली वर्तमान की तेजस में मौजूद 23 mm की गन के साथ सिमिलर होने वाली थी। लेकिन अभी जो मॉडल डिस्प्ले किया गया था उसमें इंटरनल गन को हटाकर एक एक्सटर्नल गन को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि ये खबर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो मॉडल डिस्प्ले किया गया था और इससे पहले डिफेंस एक्सपो में जो तेजस MK2 का मॉडल डिस्प्ले किया गया था वहां पर भी कोई भी स्पेसिफिक इंटरनल गन पॉड हमें देखने को नहीं मिला था या फिर कहीं पर भी एक्सटर्नल गन पॉड के साथ तेजस MK2 का कोई स्केल मॉडल हमको देखने को मिला था। हालांकि अभी तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाले वेपन सिस्टम को फाइनलाइज किया जा रहा है जो कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अगर LCA-F MK2 में एक एक्सटर्नल गन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें 23 mm की कैनन के बदले एक 30 mm की GSH कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि मेनली Su-30 या फिर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। पर दिक्कत यह है कि एक्सटर्नल गन को ऐड करने के साथ साथ हमें हार्ड पॉइंट को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, साथ ही एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्स्ट्रा ड्रैग भी यहाँ पे पड़ने वाला है। लेकिन ये बात अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि सच में LCA-F MK2 में इंटरनल गन को हटाया जाएगा या फिर नहीं हटाया जाएगा, और उम्मीद किया जा रहा है कि ये डाउट भी बहुत ही जल्द क्लियर होने वाली है। अगला अपडेट भारत, रशिया और चाइना को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले कई महीनों से तनाव जैसा माहौल चल रहा है और भारत और चाइना दोनों की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को तैनात किया गया है। लेकिन चाइना यहाँ पर अपनी टाइप 15 टैंक्स को डिप्लॉय कर रहा है, साथ ही अभी चाइना अपनी टाइप 99 टैंक्स को भी इसमें डिप्लॉय कर रहा है, जिसको स्पेशली चाइना की तरफ से लो ऑक्सीजन वाले एरिया में और हाई अल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि भारत के पास लाइट टैंक ना होने की वजह से हम अपनी T-72 और T-90 जैसे टैंक्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। फायर पावर के मामले में हमारे टैंक्स तो चाइना के टैंक्स को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मोबिलिटी के मामले में थोड़े पीछे पड़ने वाले हैं। इसी वजह से भारत अभी रशिया से स्प्रूट लाइट टैंक को भी खरीद रहा है। लेकिन अभी एक और रशियन टैंक है जिसको भारत कब से अपने FRCV प्रोजेक्ट के अंदर खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम T-14 अर्माता टैंक है और अब तक जितने भी आर्टिकल इसको लेके आए थे उन सभी में यही बताया गया था कि इंडियन आर्मी
T-14 अरमाता टैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम पहले से ही रशियन ओरिजिन टैंक्स के साथ काफ़ी फेमिलियर हैं और हाल ही में रशिया की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि ये टैंक्स -50 डिग्री के टेम्परेचर में भी इजीली ऑपरेट कर सकता है और इसका इंजन भी बिना दिक्कत किए ही -50 डिग्री के टेम्परेचर में स्टार्ट हो जाता है और एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट है जिस वजह से भारत को इसको सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा इसको अभी दुनिया की सबसे सेफ टैंक में से गिना जाता है और इसमें एक फुली आइसोलेट क्रू कैप्सूल मौजूद है जो कि किसी भी तरह की एक्सटर्नल डैमेज से क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रखने वाली है। इसके अलावा इसमें फुली डिजिटल सिस्टम और एक अनमैन्ड टर्रेट का इस्तेमाल किया गया है और इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है जो कि किसी भी तरह के इनकमिंग प्रोजेक्टाइल या फिर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, चाहे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो सकता है या फिर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो सकता है। और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से भारत इस टैंक को जल्दी से एक्वायर करने की कोशिश करने वाला और ये भारत की फ्यूचर आर्म्ड कोर की मेन टैंक बनने वाली है। अगला अपडेट राफेल को लेके, और रिसेंटली राज्यसभा में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको सुनने के बाद ऑपोजिशन इस बात को लेके हंगामा कर सकते हैं और आप में से कई लोगों को भी शायद ये बात पसंद नहीं आने वाली है। तो रिसेंटली राज्यसभा में स्पीच देते हुए राजनाथ सिंह जी ने बताया कि सितंबर 2020 में जब राफेल को फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था तो उसके लिए जो समारोह को आयोजित किया गया था उसमें लगभग 41 लाख के आसपास खर्च किया गया था, जिसमें 9.18 लाख GST बिल भी शामिल था। अब ये समारोह काफी स्पेशल था क्योंकि राफेल भारत के लिए काफी मायने रखता है और इसमें फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर भी गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। अब इसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आश्वासन भी दिया है कि 2016 में साइन किए गए राफेल डील के अंदर जो 36 राफेल हमको मिलने वाले थे वो सभी के सभी हमको 2022 के अप्रैल से पहले मिलने वाले हैं और उन सभी को रेगुलर वे में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। अभी हमारे पास 11 राफेल मौजूद हैं और शायद अप्रैल तक फ्रांस की तरफ से 4 और राफेल भारत को डिलीवर किया जाएगा। अब राफेल को एक ओमनी रोल फाइटर भी कहा जाता है और ये बात आप सब जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ खास कारण भी है। दरअसल अगर हम किसी भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो मिशन के हिसाब से वो कोई स्पेसिफिक लोड आउट को ही कैरी कर सकता है। वो स्ट्राइक पैकेज हो सकता है या फिर एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए वो कोई लोड आउट सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन राफेल अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि एक ही सॉर्टी में लगभग 4 अलग अलग मिशन को कर सकता है। यानी कि राफेल का मिशन कंप्यूटर उसको एक ही टाइम पे मल्टीपल मिशन स्पेसिफिक पेलोड को कैरी करने में और उनको फायर करने की इजाजत देता है और इसी वजह से राफेल को एक ओमनी रोल फाइटर कहा जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।